हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा समय न लेते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मेरा यही मानना है कि जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, कम से कम 2-3 बार, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता चल गया कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तो आप क्वेश्चन आधा कैलकुलेशन जो है आपके माइंड में हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करते रहिए। तो पढ़िए, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6:5 है। यदि 990 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितनी अधिक हो जाएगी, 11.11% अधिक हो जाती है। तो प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कोई एक मिक्सचर है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं कुछ भी है, एक्स है। उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बोला है कि 6 और 5 का है। कितना है, 6 और 5 का। यदि उससे 990 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए तो ठीक, तो 990 लीटर मैं निकाल दे रहा हूं। तो एक बात आप हमें बताइए कि क्या अगर मैं मिक्सचर से कुछ भी निकाल दूं तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो शुरू में रेशियो होता है वही, अगर मिक्सचर निकाल रहे हैं, पूरा प्रॉपर मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस मात्रा में मिल्क निकलेगा उसी मात्रा में रेशियो में तो वाटर भी निकलेगा। तो रेशियो उनका क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अगर मिक्सचर से हम कुछ भी निकालते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, तो अगर यहाँ पे रेशियो 6:5 का है तो यहाँ भी रेशियो 6:5 का ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल में भी बताया है, तो आज मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 6:5 का रेशियो तब भी है निकालने के बाद। आगे कह रहा है और शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 लीटर वाटर मिला दे रहा हूँ। 100 लीटर वाटर मिला दिया हमने। यहाँ क्या निकाला था, मिक्सचर निकाला था। ठीक, रेशियो क्या हो जाता है, दूध की मात्रा पानी से 11.11% अधिक हो जाती है। दूध की मात्रा, कह रहा है पानी की मात्रा, सॉरी, मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से, किससे, दूध की मात्रा से। तो 11.11% का मान कितना होता है, आपको पता है कि 1/9 होता है। किसकी मात्रा से पूछ रहा है, कह रहा है दूध की, तो मिल्क की मात्रा से 11.11% मतलब एक अधिक। तो वाटर कितना हो जाएगा हमारा, 10। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, मिल्क का 9 और वाटर का 10। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हम मिला क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो अगर वाटर मिला रहे हैं तो पानी के मान में क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो हम क्या करते हैं कि पानी को बराबर कर देते हैं। क्योंकि भाई मिला तो क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं ना, पानी तो सॉरी मिल्क तो मिला नहीं रहे हैं। तो हमारा मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मिल्क सेम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसका मान और इसका मान क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर 3 का गुणा कर दूं और इधर 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर 2 का किया तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 15, यहाँ कितना 18, यहाँ भी 18, यहाँ पे कितना 20। अब यहाँ पे देखिए कि 15 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, और हम मिला कितना रहे हैं 100 लीटर। मतलब 15 यूनिट से 20 यूनिट हो रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन वहां पे कह रहा है कि 100 लीटर पानी बढ़ रहा है, हमारा 5 यूनिट वाटर बढ़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 100 लीटर मिलाया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर। 1 यूनिट का मान 20 लीटर। तो हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा, एक्स का मान पूछा है। तो यहाँ पे 18 है यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 360 लीटर। यहाँ कितना 15 यूनिट मतलब 300 लीटर। टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 660 लीटर। 660 लीटर, और हमने निकाला कितना था 990 लीटर। तो अब यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 9 6 15, 9 6 15 1 1650 लीटर। क्योंकि हम निकालने के बाद 660 लीटर आ रहा है ना, तो ये 990 लीटर भी तो हम जोड़ेंगे। तो कितना हो गया 1650 लीटर। तो कौन सा हमारा सही है, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 96 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करता है। ठीक, तो यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट की चाल दे रखी है, 2 किमी प्रति घंटा दे रखा है। आप एक बताइए कि 96 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल, और 96 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है, और 80 किलोमीटर अनुकूल। तो एक बात बताइए, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे। तो टाइम बराबर क्या होता है, वी डी बाई वी होता है। बाई वी बराबर कितना होता है, डी बाई टी होता है। तो टाइम निकालना हुआ तो क्या होगा, डी बाई वी। 96 किलोमीटर जा रहा है और कितने की स्पीड से जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है। तो हमें नहीं पता दिया है कितना, तो धारा के प्रतिकूल क्या होता है, अप स्ट्रीम। प्लस 80 किलोमीटर वापस किस कहाँ जा रहा है, धारा के अनुकूल, मतलब वी डाउन स्ट्रीम। टोटल टाइम, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, यहाँ से देख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाने का आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 घंटा लग रहा है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ 96 है, 96 को ऐसे ही रहने देते हैं। आपको पता है कि वी अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बी प्लस सी होता है, और सॉरी बी माइनस सी होता है। और वी डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, बी प्लस सी। तो मान रख देते हैं। ठीक, मान रख दिया, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, अप स्ट्रीम है तो बी माइनस सी प्लस 80, यहाँ कितना हो जाएगा बी प्लस सी बराबर कितना 10। सॉल्व कर लीजिए, बी प्लस सी का गुणा इधर, बी माइनस सी का गुणा इधर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 96 बी प्लस 96 सी, 80 का गुणा इधर किया तो अब क्या हो जाएगा 96, 96 बी प्लस 96 सी, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 80, यहाँ कितना हो जाएगा, मिटा देता हूँ भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ 96 बी, इधर गुणा किया तो 96 बी 96 सी, प्लस कितना 80 बी माइनस का 80 सी, यही तो होगा। अपॉन में कितना होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना 10।
तो ये हो गया कितना 96 प्लस 80 कितना होगा 9 8 17 176 बी प्लस कितना ये 96 में से 80 कितना गया 16 80 इसका गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 b² माइनस 10 c²। सी का मान दिया है तो रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 176 b प्लस सी का मान कितना दिया है 2 तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 10 b² ऐसे ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 सी का स्क्वायर है तो 4 4 धामा 40। अब कुछ कटेगा 2 से कट जाएगा शायद तो 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 16 दूना 32 20 दूना 40 यहाँ 5। तो अब एक तरफ कर लेते हैं सबको तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 b² 88 b इधर आएगा तो माइनस 88 b हो जाएगा और माइनस प्लस 16 आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 36 का बराबर 0। तो 36 पंचे 180 180 का ऐसा खंड करना है कि क्या होना चाहिए घटाने पर माइनस का 88 आना चाहिए तो 90 दूना 188 सॉरी 180 तो 90 में से 2 गया 88 तो यहाँ कितना आएगा 90/5 प्लस का ये आएगा ये कितना आएगा 2/5 माइनस का आएगा तो माइनस वाला तो लेना नहीं हमें बी का मान प्लस वाला लेना है तो बी का मान कितना 18 पंचे 90 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा हमारा सही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही है सी वाला। ठीक हमसे यही तो पूछा था बोर्ड की चाली तो पूछा था तो कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। बस इतना याद अगर आपको होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में। ठीक तो आप करिए इसे फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2400 और 2592 रुपए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित अमाउंट प्रिंसिपल है मतलब जो प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी वही है और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी वही है और जो है एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और 2 साल की बात हो रही है जिसमें उनका ब्याज दे रखा है। तो आप बताइए कि 2 ईयर का एसआई कितना है 2400 रुपए बता रहा है यहाँ पे। तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा 1200 रुपया होगा कि नहीं होगा होगा ना 1200 रुपया। 1 साल का एसआई कितना हो गया 1200 रुपया। तो आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है मूलधन पे मिलता है ना कि इंटरेस्ट पे मिलता है। तो अगर पहले साल 1200 रुपया मिला तो दूसरे साल भी क्या मिलेगा फर्स्ट ईयर अगर 1200 मिला तो दूसरे साल भी 1200 मिलेगा यही तो होगा। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है फर्स्ट ईयर में भी क्या मिलेगा सेम मिलेगा। फर्स्ट ईयर में भी क्या है सेम ही मिलेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या है उसके पास सिर्फ प्रिंसिपल है मूलधन है तो मूलधन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो अगर यहाँ पे 1200 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 1200 मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी क्या मिलेगा मूलधन पे कितना मिलेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रिंसिपल पे सेम इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ भी प्रिंसिपल पे क्या मिलेगा सेम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब एक अंतर ये है कि क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे देखा जाए तो 1200 मिल गया सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 2592 मिल रहा है। तो कहने का प्रिंसिपल पे तो सेम रहेगा प्रिंसिपल पे पहले साल 1200 मिला दूसरे साल भी 1200 मिला। अब जो बढ़ के मिला है वो कितना है 192 रुपया।
192 रुपया जो मिला हमें, वो किसका मिला? वो हमें रेट ऑफ सॉरी, वो हमें क्या मिला? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। कितना मिला? 192 रुपये। तो ये आप बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते हैं आप? तो 192 रुपये, अगर 1200 पे 192 रुपये मिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? क्योंकि यही तो मिलता है, जो मूलधन पे होगा वही तो मिलेगा। तो क्या है? 192 रुपये मिला। कितने पे? 1200 रुपये पे। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दीजिए। 1020, 1020। तो 12 1 का 12, 12 6 72, कितना मिल गया? 16% मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16% है। ठीक, क्या है? 16% है। तो अब प्रिंसिपल नहीं बता सकते हैं आप? प्रिंसिपल तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल का 16%, प्रिंसिपल ऑफ 16%, यही तो क्या होगा? 1 साल का हमारा क्या होता है? ब्याज होता है, जो कि मिला है कितना? 1200 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा? 1200, ये 16 हो जाएगा। एक, अरे भाई ऐसे कर लो, नहीं समझ में आएगा तो 100, 100 बराबर क्या? 16/100, ये कितना? 1200। तो प्रिंसिपल हमारी कितनी हो जाएगा? 100 का गुणा उधर कर दीजिए, 16 के इधर। तो 1200 गुणित 100/16, तो कितना होगा? 16 सत्ते 112, बच गया 1, 16 पंचे 80, तो कितना हो गया? 7500। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 7500 रुपये था। कितना था? 7500। ये अगर चीज नहीं समझ में आई आपको तो आप डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आपको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है? PRT/100। यही तो हमने भी किया, PRT/100। एस आई 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल में कितना मिला? 1200 ले लेते हैं। 2 साल का लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, कट जाएगा, क्योंकि पी का मान नहीं पता, आर का मान 1600/100, टी का मान 1 साल। तो यही तो हमने किया है वहां पे भी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, शर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, जो जो कहता जाए वो करते जाइए आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है मोहित ने अपनी आय का 30% अध्ययन पर खर्च किया, शेष 40% किराए पर खर्च किया और शेष राशि बचा ली। यदि मोहित द्वारा बचाई गई राशि इतनी है तो किराए पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल है, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। कह रहा मोहित ने अपनी आय का 30% अध्ययन पे खर्च किया। आय का 30%, हम मान लेते हैं उनकी इनकम कितनी रही होगी? 100x। 30% अध्ययन पे खर्च किया, मतलब स्टडी पे कितना खर्च किया? 30% बोल रहा है, तो 30% इसका कितना होगा? 100x का 30% कितना होगा? 30x। अब बाकी बचा कितना? रिमेनिंग 70x बच गया। आगे कह रहा है शेष का 40% किराए पर खर्च किया। तो शेष का 40% कितने पे खर्च किया? किराए पर, रेंट पे। तो 70 का 40% कितना होगा? 70 गुणित 40/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 7 चौका 28, सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 28x। अब रिमेनिंग बचा कितना? रिमेनिंग कितना बच गया? 72 में से 28 गया कितना? 42 होता है, 42x। ये क्या हो गई? सेविंग हो गई। वो बोल रहा है कि जो बची वो सेविंग हो गई, ये सेविंग हो गई। लेकिन वो कह रहा है कि जो पैसा है वो 3192 है। ये हमारी सेविंग आई, ये कह रहा है कि नहीं 3192 रुपये है। तो 42x बराबर 3192 रुपया। तो x का मान कितना आ जाएगा? काट देते हैं, 7 छंग 42, 7 चौका 28, 3, 7 पाँचे 35, 7 छंग 42, और ये कितना? 6 सत्ते 42, 6 छक 36, कितना आ गया? 76 रुपये आ गया।
एक्स का मान 76 रुपये आ गया। तो एक्स का मान 76 रुपये आ गया, तो हमसे पूछा क्या है, किराए पर खर्च की गई राशि। तो रेंट पर खर्च की गई राशि कौन सी है हमारी, यही तो है। तो 28x का मान कितना होगा, 28x का मान कितना होगा, 28 गुणित 76, गुणा कर देते हैं, 8 छंग 48, 4 7 8 56 और 12 कितना, 56 12 68, 4 72, 7 7 दूनी 14 और 7 कितना होगा 21, कितना हो गया 2128 रुपये उसने रेंट पे खर्च की। तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ये बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था, जो जो कहता जाए वो करते जाइए, बस आपका आंसर आपके सामने। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, आप इसे पढ़िए, मैं ऐसे क्वेश्चन तो डेली कराता हूँ आपसे, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव रहे और आप पढ़ करके तुरंत का तुरंत आंसर दें। ठीक, तो आपने इसे कर भी लेंगे, अगर जो हमारे साथ काफ़ी दिनों से बने होंगे तो वो अब तक इसे पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा करना कैसे है, और अभी वो मेरे स्टार्ट करने से पहले वो कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी और काफ़ी लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है एक बल्लेबाज ने पहले 28 मैचों में प्रति मैच औसत 78 रन बनाए, अगले 14 मैचों में उसने प्रति मैच औसत जो है x रन बनाए, तो उनका, ताकि उनका कुल औसत जो है 80 रन प्रति मैच हो जाए, तो x का मान बताना है। तो पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ आपको, बेसिक मेथड। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ रन की बात हो रही है तो एवरेज रन ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, टोटल रन, टोटल रन बटा कितना, टोटल मैच, टोटल मैच। तो यहाँ बात हो रही है पहले 28 मैचों की, औसत कितना 78 है, तो टोटल रन यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, टोटल रन कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज कितना है 78, टोटल मैच कितना है 28, तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो टोटल रन मिल जाएगा। तो 28 गुणित 78 कितना, 28 गुणित 78, तो गुणा कर देते हैं कितना हो जाएगा, 8 ठाई 64, 6 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 56 16 कितना होता है, 56 16 82, सॉरी 72, 72 और कितना था 6, 72 6 78, तो बच कितना गया 7, तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। फिर कितना 2184 रन बनाया उसने 14 कितने मैचों में, 28 मैचों में। कह रहा है अगले 14 मैचों में उसने प्रति मैच औसत x रन बनाए, तो अगले 14 मैचों में, ये पहले, ये अगले, अगले 14 मैच का है, ये पहले 28 मैच का है, ये 14 मैच का है, टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन कितना हो जाएगा, 14 मैच है, एवरेज कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है जैसे यहाँ किया ऐसे यहाँ भी कर लेंगे 14x। अब टोटल यहाँ पे 28 मैच खेले हैं, यहाँ कितना खेले हैं 14, टोटल 42 मैच का रन कितना होगा, 42 मैच का टोटल रन कितना हो जाएगा, 42 मैच का टोटल रन कितना हो जाएगा 2184 और कितना प्लस 14x, दोनों जोड़ दिया तो हमें मिल गया ना। यहाँ भी टोटल रन था, यहाँ भी टोटल रन था, यहाँ 28 का था, यहाँ 14 का, आप टोटल 82। तो अगर 82 रन का, सॉरी 42 रन का एवरेज चाहिए, 42 मैचों का, 42 मैच का एवरेज चाहिए तो कितना होगा, एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे हम, 2184 टोटल रन में क्या करते हैं, टोटल मैच से भाग दे देते हैं, तो 14x, 42 से भाग दे दिया। वो बोल रहा है ताकि उसका कुल औसत 80 रन हो जाए, मतलब ये जो है वो किसके बराबर हो जाए, 80 के बराबर, इनका एवरेज जो है वो 80 हो जाए। तो क्या किया हमने, 80 के बराबर कर दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 2184 प्लस 14x, तो ये कितना हो जाएगा,
8 चौक 3200, 8 दूनी 16, 3360। कितना? 3360। इधर ले जाते हैं तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 14x बराबर 2200 घटा दिया। 2200 अगर घटाया तो कितना बच गया हमारे पास? 1160। लेकिन 16 ज़्यादा घटा दिया तो 1100 कितना? 76। तो काट देते हैं। 14 अट्ठे 112, 14 चौका 56। तो x का मान कितना आ गया? 84 आ गया। कितना? 84। तो हमसे पूछा क्या है? तो x का मान ही तो पूछा है, तो कितना? कौन सा सही है हमारा? सी वाला। ये प्रॉपर जो था बेसिक मेथड था। ये क्या था हमारा? जो है प्रॉपर बेसिक मेथड था, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक शॉर्ट मेथड भी है। तो शॉर्ट मेथड ये है कि कह रहा है कि पहले 28 मैचों का क्या है औसत रन? कितना है? 78 है। फिर बाद में 14 रन बढ़ गए, 14 मैच और बढ़ गए। तो 14 मैच बढ़ गए तो अब कितना हो गया? 28 से 42। लेकिन एवरेज कितना हो गया? कह रहा है कि ताकि उनका कुल औसत, पहले 78 था, ताकि कुल औसत जो है 80 रन हो जाए। तो यहाँ कितना बढ़ गया? एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। ठीक। तो एक बात बताइए कि हमने आपको बताया है कि यहाँ जो बढ़ता है उसी का टोटल निकल के आता है। जैसे यहाँ पे हम 14 अब मैच बढ़ गए हैं, तो 14 मैचों में टोटल रन कितना बना है? ये क्या होगा? अगर मैं 14 का गुणा 80 में कर दूं और 28 का गुणा किस में कर दूं? 2 में। तो गुणा करके जोड़ने पर इनका गुणा कर देते हैं। 14 गुणित 80 प्लस 28 गुणित कितना? 2। इनका 28 गुणित 2। तो ये जो टोटल आएगा, ये आएगा हमारे क्या हुआ? जो बढ़े हुए मैच हैं, जैसे यहाँ पे 14 बढ़ा हुआ है, तो इनका जो है ये 14 का टोटल सम आएगा। 14 मैच का ये जो आएगा ये टोटल सम आएगा, टोटल रन। ये बढ़े हुए जैसे व्यक्ति अगर बढ़ गए हैं यहाँ पे, कि उनकी एज की बात हो रही, तो यहाँ पे जो बढ़ते हैं 28 से यहाँ जो 42 हो रहे हैं, उनका टोटल आता है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 80 28 गुणित 2। तो ये क्या हो गया? 14 अट्ठे 112, 1120 प्लस 28 दूना 56। कितना हो गया? 1176 रन टोटल 14 मैच का। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगले 14 मैचों में उसने प्रति मैच औसत x रन बनाए। तो यहाँ पे 14 मैच का टोटल रन में पता चल गया, तो इनका औसत निकालना हुआ 14 मैचों का औसत एवरेज। तो कितना होगा? टोटल रन बटा टोटल मैच संख्या। तो 1176 टोटल रन है। ठीक। अब मैच कितना खेला है? 14, मैंने बताया पहले ही 14 मैचों का। तो ये कितना आ जाएगा? 84। कितना आ गया? 84। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रति मैच औसत x रन बनाए। हमने कहा है हमारा कितना आया है प्रति मैच? औसत कितना है? 84। तो x का मान कितना आ गया? 84 आ गया। तो ये क्या है हमारा? सी वाला आंसर। तो ये हमारा था जो शॉर्ट मेथड था। ठीक है। ये एज के लिए भी हो सकता है, मैच के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, बस आते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार है ने चावल पी को 40 रुपये प्रति किलो की दर से और चावल क्यू को 50 किलो प्रति की दर से खरीदा तथा मिश्रण को 14.28% के लाभ पर 56 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। दुकानदार द्वारा खरीदे गए चावल पी और चावल क्यू की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि पी उसने कितना खरीदा, माना पी जो चावल है उसने x किलो खरीदा, और क्यू जो चावल है वो कितना खरीदा? y किलो खरीदा। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो आप एक बात बताइए,
पी को x किलो खरीदा तो 40 रुपए प्रति किलो की दर से, तो पी की टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? पी की टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? x किलो खरीदा 40 रुपए प्रति किलो की दर से, तो कितना हो जाएगा? 40x रुपए। कितना हो जाएगा? 40x रुपए। पहला मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, बाद में आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो Q का कितना हो जाएगा? इसी प्रकार Q की टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? Y किलो खरीदा है, अब 50 रुपए प्रति किलो, तो Y का मान कितना? 50x। तो Q की टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? 50Y, सॉरी यहाँ पे Y है तो 50Y रुपए हो जाएगी। यहाँ 40x, यहाँ 50Y। मिटा देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ कितना हो गया? 50Y रुपए, ठीक। तो आगे कह रहा है कि दुकानदार जो है मिश्रण को 14.28 लाख पर 56 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। तो यहाँ पे टोटल पी और क्यू कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? टोटल पी और क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 40x पी पे खर्च किया उसने टोटल पैसा, और क्यू पे कितना खर्च किया? 50y खर्च किया। टोटल पैसा उसने कितना खर्च किया? 40x 50y, ठीक। तो आगे कह रहा है कि मिश्रण को 14.28 के लाभ पर बेचा तो 56 रुपए प्रति किलो बेचा, ठीक। तो यहाँ पे अगर 14.28% का मान देखें तो कितना होगा? 1 बटा कितना होता है? 7। तो 7 का अगर ये हमारी क्या है? सीपी है, तो 14.28% का लाभ मतलब कितना होगा? सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 8 होगी। 14.28% मतलब कितना? 1 अधिक 8 होगी। तो यहाँ सीपी एंड एसपी का रेशियो दे रखा है कितना? सीपी एंड एसपी का रेशियो दे रखा है कितना है? 7 और 8 में मिल गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 56 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, मतलब 8 का मान 56 रुपए प्रति किलो। तो 7 का मान कितना होगा? 8 यूनिट का मान 56, तो 1 यूनिट का मान कितना? 7। तो 7 यूनिट का मान कितना? 49 रुपए प्रति किलो। मतलब कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई, हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे हमने P को X मिलाया था और Q को Y मिलाया था, तो टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी थी? टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी थी? X प्लस Y थी। तो एक बात बताइए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर हमारी क्वांटिटी X प्लस वाई है, अगर हमने X प्लस वाई 49 रुपए में खरीदा है, ठीक, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 49x प्लस वाई। कितना हो गया? 49x प्लस वाई। समझ में आया? यहाँ क्या हो जाएगा? 49x प्राइस। यहाँ भी पी और क्यू की क्या है? अलग अलग टोटल कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे अगर 56 रुपए में बेचा रहा था, तो यहाँ 49 रुपए में उसने खरीदा होगा। दोनों मिलाने के बाद उनकी कॉस्ट प्राइस क्या आई? 49 रुपए प्रति किलो आई। और टोटल हमारी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? x और प्लस वाई। तो ये क्या है? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी कॉस्ट प्राइस है टोटल, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा? 40x प्लस 50y बराबर कितना? 49x प्लस वाई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 40x प्लस 50y, और यहाँ कितना हो जाएगा? 49x प्लस 49y। तो इधर लाएंगे, इधर कितना हो जाएगा? ये 49y को इधर लाते हैं तो एक y बचेगा, इधर ले जाते हैं तो इधर 9x हो जाएगा। तो अब x और y का रेशियो हम निकालना हुआ तो कितना होगा? y को इधर ले जाते हैं, 9 को इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1/9। तो x और y का रेशियो मतलब क्या? p और q की क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया? क्वांटिटी तो माना था x और y, कितना आ गया? 1 और 9 का अनुपात आ गया। तो कौन सा हमारा सही है? डी। तो यही तो पूछा है, चावल P और चावल Q की मात्रा का अनुपात। मात्रा हमने क्या माना था? x kg एंड y kg माना था। तो x y का रेशियो आ गया, कितना आया? 1 और 9। तो कौन सा सही होगा हमारा? ये। तो ये हमारा क्या था? बेसिक मेथड था, प्रॉपर बेसिक तरीके से, ठीक। तो अब शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो एक बात बताइए यहाँ पे आप हमें कि एक दुकानदार चावल रुपए प्रति किलो की दर से खरीदाता है,
तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का सीधा सीधा लग रहा है नहीं फॉर्मूला, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला सीधा लग रहा है, क्योंकि 40 रुपये में पी खरीदता है, क्यू कितने में खरीदता है, 50 रुपये प्रति किलो की दर से जो चावल है वो है। इनकी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आई थी हमारी, 49 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी। एक बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो हर जगह हमारी जो है कॉस्ट प्राइस ही होगी, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही होगी। यहाँ मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है, ठीक, यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे हम मिलाने पर उनकी कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है वो है, ठीक। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो आता है वो पी एंड की क्वांटिटी का रेशियो आता है, ये बात याद रखनी है, क्वांटिटी की रेशियो आती है, क्वांटिटी की रेशियो। यहाँ क्वांटिटी की पी की रेशियो कितनी आई 1, और क्यू की कितनी 9, तो 1 और 9। क्योंकि क्या होता है आपको भी पता है कि हम बोलते हैं ना कि 50 रुपये प्रति केजी, तो रुपए तो हमने यहाँ ले लिया, तो जो बच्चे में आया वो क्या आया, इनका रेशियो आया कितना केजी में। तो ये क्या हमारी आ गई क्वांटिटी की, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, ये बातें याद रखनी है कि एक्चुअल नहीं आती, जो आएगा वो रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया 1 और 9 का, ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है एक युवा वयस्क उतनी तेजी से कार्य कर सकता है जितनी तेजी से दो महिलाएं पी और क्यू मिलकर वह कार्य कर सकती हैं। यदि महिला पी अकेले उस कार्य को 16 दिन में करती है और महिला क्यू अकेले 24 दिनों में, तो युवा वयस्क द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक युवा वयस्क उतनी तेजी से कार्य कर सकता है जितनी तेजी से दो महिलाएं पी और क्यू। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो इफिशियंसी की, कि जितनी महिलाएं, दो महिलाएं मिलकर काम करेंगी उतना ये एक आदमी अकेले काम कर सकता है। मतलब कर सकता है मतलब क्या है, उसकी इफिशियंसी की बात हो रही है। इफिशियंसी मतलब पावर कितनी, भाई पावर है, इफिशियंसी मतलब क्या, कितनी पावर से वो काम कर रहा है, वही तो है ना। कि अगर जो दो महिलाएं हैं वो जितनी देर में काम करती हैं, एक पुरुष उतना ही देर में उतना काम कर सकता है। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इफिशियंसी की बात चल रही है। तो पुरुष को हम एम मान लेते हैं, महिला को फीमेल है पी, एफ, तो पी के लिए है और एफ क्यू के लिए। ये हो गई इनकी इफिशियंसी। तो आगे कह रहा है यदि महिला पी अकेले वह कार्य 16 दिनों में करती है, पी अगर अकेले उस कार्य को 16 दिन में करती है और क्यू उसे कितने दिन में 24 दिन में करती है, तो इनका टोटल वर्क अब निकाल सकते हैं हम। तो टोटल वर्क कितना होगा 48, एलसीएम ही तो लेते हैं, कितना हो गया इनका 48, तो 16 यहाँ 48, 24 दूना 48, ये क्या आ गई हमारी इफिशियंसी। भाई टाइम टोटल वर्क में जब टाइम से भाग देते हैं तो क्या आती है इफिशियंसी। तो इनकी पी और क्यू की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, पी और क्यू फीमेल टोटल इफिशियंसी कितनी 5 आ गई। तो यहाँ पे भी तो यही है कि मेल की इफिशियंसी कितनी हो गई, मेल की इफिशियंसी कितनी हो गई 5। तो अब पूछ रहा है कि तो युवा वयस्क द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाला समय। अब युवा वयस्क द्वारा लगने वाला टाइम नहीं बता सकते हैं, टाइम कितना होगा, टोटल वर्क हमारा क्या है 48, टोटल इफिशियंसी उसकी पता ही हो गई है, तो अब बता नहीं सकते कितना टाइम लगेगा 48/5, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, और टाइम पूछ रहा है तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 48, इफिशियंसी 5, तो ये कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 5×6 = 30, कितना आ गया 9.6 डे।
कितना आ गया 9.60। कौन सा सही है हमारा? सी वाला। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं आपसे यही कहता हूँ ना कि आप क्या करिए, परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाइए। जिस दिन प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज के साथ खेलना सीख गए, उस दिन बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपको छोटा लगने लगेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 300 अधिक अंकित किया। तो मैंने कहा ना, ये अधिक और कम वाला भी इसको ऐसे रहने देते हैं, परसेंटेज पे आते हैं। और उसे क्रमशः 20% और 30% की दो क्रमिक छूट, लगातार छूट देकर बेच दिया, जिससे उसे 360 रुपए का नुकसान हुआ। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, वो क्या छूट किस पे दी जाती है? अगर आप छूट मांगोगे तो किस पे मांगोगे? किसी से जो उसकी मार्क प्राइस होगी उसी पे। तो अगर आप कहीं भी मॉल में जाते हो तो किस पे छूट मांगते हो? जो प्राइस टैग लगा होता है उसी पे तो छूट मांगते हो, क्या इस पे 10% की छूट है, 15% की छूट है, ठीक है। तो दुकानदार जिसे बेचता है वो क्या कहता है? सेलिंग प्राइस। तो छूट के बाद मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पे रेशियो किसका मिल जाएगा? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस था, छूट देने के बाद वो क्या किया दुकानदार ने, बेचा, वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे दो छूट दे रहा है, 20% का और 30% का। 20% का मान जानते हैं कितना होता है? 1/5। तो मतलब 5 का सामान 20% छूट, मतलब 1 की छूट दे के 4 पे बेच रहा है। उसी प्रकार 30% का मान कितना होता है? 3/10। तो मार्क प्राइस अगर 10 था तो 3 की छूट दे के बेचेगा कितने पे? 7 पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 6 10। तो यहाँ कितना आ गया? 25 रेशियो 14। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मार्क प्राइस था वो 25x था, 25x रुपए। और सेलिंग प्राइस कितना है? 14x रुपए। ठीक, 25x रुपए ये था और 14x रुपए ये था। तो मैंने ये x दोनों एक क्यों माना है, ये तो मैंने बताया ही आपको काफ़ी बार, तो आज भी बता देता हूँ कि ये x इसलिए मैंने माना दोनों में साथ में, कि जो भी क्रिया करेंगे हम दोनों में करेंगे, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो बदलना नहीं चाहिए। 25 और 14 का रेशियो है तो वही रहना चाहिए। तो हमने इसका 25x वेरिएबल माना, तो इसे हमें क्या माना पड़ेगा? 14x वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं इस पे। तो कह रहा है, दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य इसकी लागत मूल्य से 300 रुपये अधिक अंकित किया। ये क्या हमारी लागत मार्क प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? आप बताओ, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? ये 300 रुपये अधिक है। कॉस्ट प्राइस हमारी 2500 है, एक्स है, 25x। तो अगर मैं 25x में 300 रुपये घटा दूँ, जो ज़्यादा हमने जोड़ा था वो हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो अब बताइए कि 25x, 14x सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 25x माइनस 300। तीनों चीज़ें हमें पता चल गई अब। तो लेकिन कह रहा है उसे 360 रुपये का नुकसान होता है। तो नुकसान कब होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो नुकसान आप कब कहोगे? जो खरीद के लाए हो जिस रेट पे, उससे भी कम पे बेचोगे तभी तो नुकसान होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर, वही तो नुकसान होता है। अगर कॉस्ट प्राइस से कम पे बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम घटा दें 25x माइनस 300, सेलिंग प्राइस घटा दें, कॉस्ट प्राइस में अगर सेलिंग प्राइस घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना घाटा हुआ हमें। अगर आपसे पूछे कि आपने वस्तु लाया 5 रुपए का, तो आपने उसको बेचा 3 रुपए में, तो आपको घाटा हुआ। तो घाटा कितने का हुआ अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? 5 रुपए का खरीद के लाया था, 3 रुपए का हमने बेचा, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 रुपए का घाटा। तो यही तो हमने भी किया है। कॉस्ट प्राइस हमने इतने का खरीद के लेके आया और सेलिंग प्राइस हमने इतनी की बेच दी। तो हमें घाटा कितने का हो गया? वो कह रहा है कि 360 रुपए का हुआ। ठीक, मुझे घाटा इतने का हुआ, लेकिन वो कह रहा है 360 रुपए का हुआ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11x
ये माइनस का 300, माइनस 300 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 300 मतलब 660 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 11 छक्के 66, कितना आ गया, 60 आ गया। 11 एक्स का मान 60 आ गया, तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य। तो वस्तु का लागत मूल्य कौन सा है, ये है। तो 25 गुणित 60 माइनस कितना 300, तो 25 छक्के 150 मतलब 1500 में से 300 गया 1200, कितना 1200 रुपए थी उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कौन सा हमारा सही है, डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं था। मैंने कहा ना कि आप परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए, जब परसेंटेज के साथ आप खेलना सीख जाएंगे ना तो प्रॉफिट और लॉस जो है आपको सिंपल लगने लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और खुद से सॉल्व करनी है। आप भाई सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक देखने से आपको नहीं आने वाला। ये सोचिए कि आपको आ जाएगा देखने से, तो ऐसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे ही आप वीडियो बंद किए 2 4 6 घंटे, 1 महीने, 15 दिन, जितनी आपकी मेमोरी की कैपेसिटी होगी आप भूल जाओगे। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ फिर तब भी आप कंफ्यूज हो। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप गलती करो। तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है राजू की मासिक बचत उसकी मासिक आय का 30% थी, बाद में उसकी मासिक आय जो है 80% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी बचत जैसी की तैसी रही। तो उसकी मासिक खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी हुई ये बताना है। ठीक है, तो राजू की मासिक बचत उसकी मासिक आय का 30%, हम मान लेते हैं राजू की जो इनकम है, इनकम वो कितनी है 100x मान लिया। अब सोच रहे होंगे कि 100x ही क्यों माना, तो ये क्या है 30% इसका सीधा सीधा निकल आता है कितना 30x। तो हम क्या है जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें चीज़ें पता चलती हैं कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस अपनी रखनी पड़ेगी भाई। ये भी हमारी क्वेश्चन का एक पार्ट होता है जल्दी करने का। पता लगी कि आपने ऐसा गलत मान लिया, उसका परसेंटेज ही निकालते रह गए और टाइम आएगा तब भी उसे आंसर, लेकिन यही है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आप अगर ऐसा सिंपल कोई परसेंट मानते हैं इनकम या फिर जो भी है तो उसका परसेंटेज निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक, तो हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी 100x। तो दो कंडीशन दिया, पहले और बाद की। तो हम ये क्या दे रखा है इनका इनकम, इनकम हो गई राजू की, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ये कितनी हो गई सेविंग। पहले और दो कंडीशन दे रखा है तो पहले और बाद की। तो पहले हमने उसकी इनकम कितनी मानी 100x, कह रहा है उसकी मासिक आय का 30% है बचत। तो 30x 100x का 30% कितना होता है, जाहिर सी बात है 30x। कितना, अरे भाई सीधा सीधा 100x का 30% कितना होता है, अब इतना नहीं है तो ये देखिए 30x आया। तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना किया उसने 70x, जाहिर सी बात है 100 में से 30 बचाया तो 70 खर्चा किया। बाद में कह रहा है उसकी आय 80% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसकी इनकम कितनी थी 100x, 80% कितना हो गया इसका 80%, तो 80% निकाल लिया तो ये कितना 80x। मतलब पहले 100x थी अब 80x और बढ़ गई थी, अब कितनी हो गई टोटल 180x। आगे कह रहा है लेकिन उसकी बचत जैसी की तैसी रहती है, मतलब 30x अभी भी बच रहे हैं उसका बचत। तो अब खर्चा कितना कर रहा है आप बताओ, 150x खर्चा कर रहा है भाई। अगर टोटल इनकम 180x है, 30x अभी भी बचा रहा है तो 150x तो खर्चा कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि उसकी मासिक खर्च में कितने वृद्धि या कमी हुई। तो उसके मासिक खर्च क्या है, ये है ना, कितने की वृद्धि हुई 70 से कितने की वृद्धि हो गई 150, मतलब 80 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि की 80x की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज पूछ रहा है हमसे वृद्धि या कमी। ठीक,
तो कितने पे 70 से कितने वृद्धि हो गई, 80 वृद्धि हो गई, तो कितना 70 हमारी पहले थी, 70x/100, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 70 से, तो एक्स एक्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक्स गुणते 100/7 का मान क्या होता है, 14.28, 14 8 112, सॉरी 14 8 112, तो ये कितना हो जाएगा 114.28 के आसपास। भाई ये नहीं पता, जैसे आप 14.28% का मान कितना लिखते हो, आप बताओ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 14.28% का मान कितना लिखते हो, 1/7 लिखते हो, तो 14.28 को हम कैसे लिखते हैं, 14.28/100 यही तो करते हैं, तो यहाँ 1/7, तो 100/7, 14.28 बराबर कितना 100/7, यही तो 14.28 लिखा हमने, 100/7 की जगह कितना 14.28, तो कितना आ गया ये, समझ में आ गया होगा आपको ये आया कहाँ से, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, आप पढ़ते ही फटाफट कर लोगे, मुझे पता है, मुझे सिर्फ ये फॉर्मेलिटी करनी है कि बताना है आपको, मुझे पता है कि आप मेरे साथ अगर रेगुलरली जुड़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आप देखते ही कर जाओगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीदों को आप लोग तोड़िएगा नहीं, करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। एक इनलेट पाइप है, मतलब भरने वाला, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप किसी टैंक को क्या कि 1/3 भाग को भरने में 10 घंटे लेता है, जबकि आउटलेट पाइप पूरे टैंक को खाली करने में 40 घंटे लेता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक का 80% भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो आप एक बताइए कि अगर कोई टैंकी है, उसका 1/3 भाग भरने में 10 घंटे लगता है, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1/3 भाग भरने में 10 घंटे, तो पूरा एक भाग भरने में कितना 30 घंटे लगेगा। तो इनलेट पाइप है, इसको पूरा टंकी भरने में कितना घंटे लग रहा है 30 घंटे, और एक आउटलेट पाइप है जो कि 40 घंटे में खाली कर दे रही है। तो ये खाली कर रही है या भर रही है। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क कितना है, 4×3=12, 120 है। इनका एलसीएम कितना है भाई, 4×3=12, 120 ही तो होगा। तो 120 और 30 से भाग दिया तो कितना, 3×4=12 प्लस का, ये भर रहा है तो प्लस ले लिया, 4×3=12, घर घर मतलब खाली कर रहा है, सॉरी खाली कर रहा है तो हम क्या ले लिए माइनस। तो अब अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, मतलब एक 4 की इफिशियंसी से भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो इनकी एक्चुअल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एक्चुअल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, दोनों साथ में अगर खोला जाए तो एक आएगी भाई, दोनों साथ में खोला गया है तब। क्योंकि भाई एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, 4 से वो भर रहा है प्रति मिनट, मान लीजिए कि प्रति मिनट वो 4 भर रहा है 4 लीटर, तो वो 3 खाली कर रहा है, तो प्रति मिनट कितना भरा जा रहा है 1 लीटर, मान लेते हैं ठीक है कि 4 लीटर भर रहा है प्रति मिनट, तो और पर मिनट 3 लीटर खाली कर रहा है, तो पर मिनट 1 लीटर भर रहा है, ये हमने माना है ठीक है, एक्चुअल नहीं है। तो यहाँ एक्चुअल इफिशियंसी कितनी आ गई 1। अब पूछ रहा है कि खाली टैंक का 80% भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 80% भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, भरने में लगने वाला टाइम कितना आ गया। तो मैंने आपको बताया क्या, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम हमसे पूछ रहा है, टोटल बटा इफिशियंसी कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 120,
120 का कह रहा है 80%, पूरा नहीं भरना 80%, तो 80/100 कर देते हैं। इनकी इफिशियंसी कितनी आई दोनों साथ में जब चल रहे हैं तो, इनलेट प्लस आउटलेट दोनों साथ में चल रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी आई, 1 आई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 अट्ठे 96 घंटे लगेगा, क्योंकि घंटे में सब चल रहा है तो कितना लगेगा 96 घंटा। तो कौन सा हमारा सही, बी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये आपको। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो इनलेट और आउटलेट पाइप का हम टाइमिंग लेते हैं, ये पूरा भरने वाला टाइम हमेशा जो है वो पूरा भरने वाला टाइम लिया जाएगा या पूरा खाली करने वाला टाइम लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 1/3 भाग 10 घंटे तो 10 और 40 का वो करेंगे, पूरा कितना भर रहा है वो लेंगे या तो पूरा कितना खाली कर रहा है वो लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आप स्वयं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमें भी लगे कि जो मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।